हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरिंदर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक पढ़ाने में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग जो है फ्रिक्शन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि लॉकडाउन की वजह से जो है क्लासेज जो है मैकेनिक्स की ऑफ हो गई थी, तो आज से क्लासेस शुरू हो रही हैं मैकेनिक्स की, तो जिसमें हम लोग फ्रिक्शन तक यहाँ तक कवर कर लिए थे। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। नहीं, फ्रिक्शन के प्रकार के बारे में हमको पढ़ना है। तो फ्रिक्शन बेसिकली तीन टाइप का होता है। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन और तीसरा डायनेमिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसको हिंदी में स्थैतिक घर्षण कहते हैं, लिमिटिंग को सीमांत घर्षण कहते हैं और डायनेमिक फ्रिक्शन को हम लोग गतिक घर्षण कहते हैं। जो हमारा डायनेमिक फ्रिक्शन ये भी दो टाइप का होता है, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया फ्रिक्शन का। अब हमको फ्रिक्शन की जो ये क्लासिफिकेशन है, जो ये टाइप्स है, इनके हमको डिफिनीशंस को इंडिविजुअली अलग अलग पढ़ना है। तो बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। सबकी डिफिनीशन सेम है, अगर एक को समझ जाएंगे तो सब आसानी से समझ में आ जाएंगे, आपको याद भी हो जाएंगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण क्या होता है कि जब कोई पिंड बाह्य बल के प्रभाव में किसी रफ सरफेस के ऊपर विरामावस्था में रहता है तो उससे संबंधित घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। और यह एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। इसको समझते हैं कैसे कि सपोज कीजिए कि कोई सरफेस है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपने 50 न्यूटन का बल लगाया और बॉडी जो है स्टैटिक कंडीशन मतलब रुका हुआ है, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन कार्य करेगा, जिसे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। अगर ये 50 न्यूटन है, बॉडी अगर मूव नहीं कर रहा तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू भी 50 न्यूटन होगी। अगर इसको 60 न्यूटन कर देंगे और बॉडी स्टैटिक कंडीशन में रहेगा तो ये भी 60 न्यूटन हो जाएगा। अगर 70 कर देंगे ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स भी 70 हो जाएगा स्टैटिक कंडीशन में। यानी कि जब तक आपका बॉडी रुका हुआ रहेगा उस दौरान जितना भी हम बॉडी पर फोर्स लगाएंगे उतना भी हमारे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी। यानी कि ये फ्रिक्शन फोर्स जो है पिंड पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग स्वयं घट बढ़ रहा है, यानी अपने आप को एडजस्ट कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग। तो इस नाते हम लोग इस फ्रिक्शन को हम लोग सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कहते हैं। यानी कि इस जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इसको हम लोग सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं, यानी स्वसमंजक बल भी कहते हैं। तो पिंड जब रुका हुआ रहेगा उस दौरान जो फ्रिक्शन लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, जब कोई पिंड वायु बल के प्रभाव में किसी रफ सरफेस के ऊपर फिसलने वाला ही होता है तो उससे संबंधित घर्षण को सीमांत घर्षण कहते हैं। और इसका मान स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान के बराबर होता है। यानी कि जस्ट फिसलने वाला है। जैसे मान लीजिए वही था बॉडी आपका, इस पर हम लोड लगा रहे थे, 80 न्यूटन तक लगाए थे, बॉडी आपका मूव नहीं किया था। सपोज कीजिए कि ये 100 न्यूटन पे ये बॉडी जस्ट मूव करने वाला है। यानी कि अगर अभी मूव नहीं किया है, अभी रुका हुआ है, लेकिन अगर 100.1 का भी लगा देंगे तो बॉडी जस्ट मूव कर जाएगा। तो ये क्या है, ये जो हमारा 100 वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस वैल्यू पे, इस फोर्स की वैल्यू पे बॉडी जस्ट मूव करने ही वाला है, मूव नहीं किया है। तो जब कोई पिंड वायु बल के प्रभाव में किसी रफ सरफेस के ऊपर फिसलने वाला ही होता है, मतलब जस्ट मूव करने वाला होता है, तो उससे संबंधित घर्षण को सीमांत घर्षण कहते हैं। और इसका मान जो होता है स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान के बराबर होता है। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वही आपका क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। अब बात करें डायनेमिक फ्रिक्शन, तो जब कोई पिंड वायु बल के प्रभाव में किसी रफ सरफेस के ऊपर गति की अवस्था में होता है तो उससे संबंधित घर्षण को गति घर्षण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने डिफिनीशन में हर बार रफ सरफेस लिया, क्यों? क्योंकि स्मूथ सरफेस पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होती है। तो जब कोई पिंड वायु बल के प्रभाव में किसी रफ सरफेस के ऊपर गतिमान अवस्था में रहेगा तो उससे संबंधित जो घर्षण होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गति घर्षण कहते हैं। हम लोग जानते हैं गति घर्षण दो टाइप का होता है, एक स्लाइडिंग, एक रोलिंग। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि जब कोई पिंड किसी रफ सरफेस के ऊपर फिसलता है तो उससे संबंधित घर्षण फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब जब फिसलेगा, मान लीजिए कोई इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, इंक्लाइंड प्लेन है और हमने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया और ये ऑब्जेक्ट इधर की ओर क्या कर रहा है, फिसल रहा है, इधर की ओर स्लाइड कर रहा है। तो इस दौरान जो फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे म्यू इंटू आर, वही हमारा क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। और जब कोई पिंड किसी रफ सरफेस के ऊपर लुढ़कता है तो उससे संबंधित फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। सपोज कीजिए कोई आपका इंक्लाइंड प्लेन है, अगर यहाँ पे कोई रोलर रख दे या कोई स्पेयर, कोई गोला रख दें तो ये क्या होगा, ये गोल गोल घूमता हुआ क्या करेगा, नीचे आएगा, मतलब लुढ़कता हुआ नीचे आएगा। तो इस दौरान जो फ्रिक्शन लगेगा इस फ्रिक्शन को हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो हमारा जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू जो है स्टैटिक फ्रिक्शन की तुलना में कम होती है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू अगर हम लोग एक सीक्वेंस की बात करें कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे ज़्यादा आपका होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या होगा सबसे ज़्यादा, अगर हम लोग बात करें तीनों में, स्टैटिक, डायनेमिक और आपका लिमिटिंग में, तो सबसे ज़्यादा आपका होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा।
सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद आपका होगा वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। फिर उसके बाद आपका होगा वैल्यू डायनेमिक फ्रिक्शन का। तो ये ध्यान रखिएगा, कंपटीशन में आता है कि तीनों में किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बाद स्लाइडिंग, उसके बाद आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर आपका जो है डायनेमिक फ्रिक्शन। अब हम बात करें रोलिंग और स्लाइडिंग में जो है हमारा जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो रोलिंग फ्रिक्शन की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन की तुलना में ज़्यादा होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब घर्षण के, अब लॉज ऑफ फ्रिक्शन वाला टॉपिक है, घर्षण के नियम क्या हैं। तो घर्षण के नियम निम्नलिखित है। पहला क्या है, दो पिंडों के संपर्क तलों के मध्य लगने वाला जो घर्षण बल होता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर के समानुपाती होता है, यानी कि एफ समानुपाती होता है आर के। और दूसरा, घर्षण बल की दिशा हमेशा गति की दिशा या गति होने की संभावना की दिशा के विपरीत होती है। मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा, या जिधर मोशन होने की टेंडेंसी होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो घर्षण बल संपर्क सतहों के रफनेस पर निर्भर करता है। तो घर्षण बल जो संपर्क सतह कॉन्टैक्ट सरफेस होते हैं दो बॉडी के, उसके रफनेस पर निर्भर करता है। अगर आपका रफनेस ज़्यादा होगा तो घर्षण बल का मान भी ज़्यादा होगा, रफनेस कम होगा तो घर्षण बल का मान क्या होगा, कम होगा। अब घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि अगर हम लोग घर्षण बल की डिफिनीशन या फार्मूला देखें तो यह बराबर क्या होता है, म्यू इंटू आर। तो यहाँ पे कहीं एरिया नहीं आ रहा है, इस नाते आपका घर्षण बल कहीं एरिया पे निर्भर नहीं करेगा, लेकिन आपका रफनेस पे, यानी कि म्यू जो होता है वो रफनेस के अकॉर्डिंग होता है, तो हमारा म्यू पे निर्भर करेगा, यानी कि रफनेस पे निर्भर करेगा। आगे बात करें गति घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है। जब बॉडी आपका मूविंग कंडीशन में जाता है उस दौरान जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की तुलना में क्या होता है, कम होता है। और गति बढ़ाने पर घर्षण बल का मान क्या होता है, घटता है। जैसे जैसे आपका मोशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू घटती जाती है। कभी आप लोग इमेजिन किए होंगे जब हम लोग साइकिल धीरे धीरे चलाए तो लगता है कि फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन अगर एक बहुत तेज़ी से पैडल चलाएँ तो कुछ समय बाद देखते हैं कि टायर और सड़क के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू काफ़ी कम हुई हमको प्रतीत होती है। जो भी लोग साइकिल चलाए होंगे उनको ये आभास हुआ होगा। अगली बात करें, घर्षण बल का मान जो है पदार्थ पर निर्भर करता है, यानी कि किस पदार्थ, कौन सा सरफेस है, कौन सा पदार्थ है, तो पदार्थ पे भी हमारा जो है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू डिपेंड करता है। तो ये घर्षण के नियम हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। अब अगले टॉपिक की बात करें, कंडीशन फॉर स्लाइडिंग एंड टॉपलिंग ऑफ ए बॉडी। काफ़ी थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन समझेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई बॉडी दिखाया गया, कोई इसमें दो कंडीशन है, जब पिंड क्षैतिज तल पर रखा हो और जब पिंड नत तल पर रखा हो। तो पहला कंडीशन है जब पिंड क्षैतिज तल पर रखा हो, कब फिसलेगा कब लुढ़केगा। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी चौड़ाई b है, जिसकी चौड़ाई क्या है, b है। तो यहाँ पे b/2 हमने आधा कर दिया है। इसका जो W भार है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी W पे कार्य कर रहा है और एक्शन फोर्स बिंदु C पे कार्य कर रहा है। अब अगर हमारा जो बॉडी और सरफेस है इसके बीच में अगर घर्षण गुणांक का मान कम होता है तो बॉडी स्लाइड करता है, लेकिन अगर घर्षण गुणांक का मान ज़्यादा होता है तो देखते हैं कि जैसे हम लोग P फोर्स यहाँ पे लगाया गया है H हाइट पे ग्राउंड से, मतलब बॉटम से, तो ये जो P हमारा फोर्स है और यहाँ पे एक फोर्स कार्य कर रहा है म्यू इंटू आर, ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम जब ये फोर्स लगाएंगे पी तो सरकेगा नहीं, तो ये जो बॉडी है बिंदु बी के अबाउट जो है लुढ़कने लगेगा। जब बिंदु बी के अबाउट लुढ़कने का प्रयास करेगा तो यहाँ पे ए पॉइंट पे जो है बॉडी सरफेस से कांटेक्ट छोड़ देगा और बी पॉइंट पे केवल कांटेक्ट रहेगा। तो जो आपका रिएक्शन फोर्स बिंदु सी पे कार्य कर रहा है वो बिंदु बी पे कार्य करने लगेगा, यानी कि रिएक्शन फोर्स आपका शिफ्ट हो गया। अब रिएक्शन फोर्स जब शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे पी बल क्या करेगा, पी बल आपको पी और म्यू इंटू आर ये कपल बनाएंगे, इसको लुढ़काने का प्रयास करेंगे, और ये एक आर आपका बल और डब्ल्यू ये भी एक कपल बनाएंगे, ये क्या करेंगे, बॉडी को रिस्टोर करने का प्रयास करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये तो समझने वाली बात हो गई। तो माना डब्ल्यू भार का एक पिंड जिसकी चौड़ाई बी है तथा क्षैतिज तल पर रखा हुआ है, सतह तथा पिंड के बीच घर्षण गुणांक का मान म्यू है। माना पिंड के आधार से ऊंचाई पर एक बल पी लगा है जो पिंड को धकेलता है। अब यदि बल पी का परिमाण कम है तो ये संतुलन में बना रहता है, लेकिन जैसे इसका परिमाण बढ़ा जाता है तो पिंड ठीक फिसलना शुरू करता है। यदि सतह बहुत रफ है तो अधिकतम अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर जो है बिंदु सी से बिंदु बी की ओर मूव करने लगता है और बिंदु बी पर पिंड फिसलने की बजाय लुढ़कता है। अब बिंदु पी पर संतुलन की स्थिति में पी बल पी घर्षण बल एफ एक कपल बनाते हैं जो पिंड को लुढ़काने का प्रयास करते हैं, डब्ल्यू आर मिलकर एक रिस्टोरिंग कपल पैदा करते हैं जो पिंड को सीमांत संतुलन की अवस्था में बनाए रखता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P और म्यू आर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल
पैदा करा जो बॉडी को इधर लुढ़काएगा, लेकिन ये आपका जो आर ये जो बिंदु बी पे शिफ्ट हो गया और डब्लू ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कपल प्रोड्यूस करेगा जो बॉडी को रिस्टोर करेगा, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। और इसके अकॉर्डिंग दोनों बराबर होंगे तो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो अगर हम लोग बात करें कि सीमांत संतुलन की अवस्था में सिग्मा एम बी बराबर जीरो, तो यहाँ पे हम देखें तो डब्ल्यू इंटू बी बाई टू, जब बी पॉइंट पे मोमेंट लेंगे तो होगा क्या, तो यहाँ पे देखिए अगर बी पॉइंट पे मोमेंट लेंगे तो यहाँ पे आर जो है बिंदु बी पे शिफ्ट हो गया है, तो इसका बिंदु बी पे के बाद मोमेंट जीरो हो जाएगा और आपका म्यू इंटू आर भी बिंदु बी पे ही उसका लाइन ऑफ एक्शन बिंदु पी से पास कर रहा है, तो इसका भी मोमेंट जीरो होगा। तो एक बल आपका पी हो गया, इसका मोमेंट कार्य करेगा डब्लू का। तो अगर हम पी की बात करें तो पी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएगा और डब्लू एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएगा। तो डब्लू इंटू ये दूरी जो है बिंदु बी से बी बाई टू, डब्लू इंटू बी बाई टू, ये एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस ले लेंगे, क्लॉकवाइज पी इंटू एच माइनस पी इंटू एच बराबर जीरो। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर इसी को हम लगाएं डब्ल्यू इंटू बी बाई टू माइनस पी इंटू एच इक्वल टू जीरो, तो पी इंटू एच बराबर हो जाएगा डब्ल्यू इंटू बी बाई टू। तो यहाँ से देखें और पी जो होगा वो घर्षण बल के बराबर होगा, तो एफ इंटू एच, क्योंकि पी जो है एफ के बराबर है तो बराबर हो जाएगा डब्ल्यू इंटू बी बाई टू। और यहाँ पे चूंकि पी क्या है एफ के बराबर है, इस नाते हमने पी की जगह पे एफ का प्रयोग किया है। अब एफ बराबर क्या होता है म्यू इंटू आर, तो म्यू इंटू आर इंटू एच बराबर हो जाएगा डब्ल्यू इंटू बी बाई टू, क्योंकि एफ बराबर म्यू आर होता है घर्षण बल। और यहाँ पे देखें तो आर बराबर डब्ल्यू, अगर सिग्मा एफ वाई इक्वल टू लगाएं तो आर आपका ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, डब्ल्यू नीचे की ओर, तो यहाँ पे आर बराबर क्या होगा डब्ल्यू होगा, तो आर की जगह पर हम डब्ल्यू पुट करेंगे तो म्यू डब्ल्यू इंटू एच बराबर हो जाएगा डब्ल्यू इंटू बी बाई टू। डब्ल्यू से डब्ल्यू कट गया तो तो यहाँ से डब्ल्यू से डब्ल्यू कट गया तो म्यू बराबर आ जाएगा बी अपान टू एच, तो म्यू बराबर क्या आ गया बी अपान टू एच, तो म्यू बराबर आ गया बी अपान टू एच। तो ये अगर म्यू का मान बी बाई टू एच से ज़्यादा होगा तो बॉडी क्या हो जाएगा लुढ़क जाएगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी अगर म्यू का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बराबर क्या होता है म्यू इंटू आर। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा तो बॉडी की लुढ़कने की संभावना ज़्यादा होगी। अगर म्यू का मान आपका बी बाई टू एच से कम होगा तो पिंड क्या होगा फिसलेगा। तो ये हो गया कि कोई किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर कोई बॉडी रखा हो तो उसके फिसलने या लुढ़कने की क्या कंडीशन है। तो यही दोनों कंडीशन, अगर म्यू का मान बी बाई टू एच से ज़्यादा होगा तो पिंड लटकेगा, अगर कम होगा तो पिंड क्या होगा फिसलेगा। अगर म्यू बराबर बी बाई टू एच तो बॉडी क्या होगा लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होगा, या कह सकते हैं संतुलन की अवस्था में होगा। अब दूसरा कंडीशन है जब पिंड नत समतल पर रखा हो, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखें अगर फिगर में अगर हम लोग देखें एक ऑब्जेक्ट है जिसका बार डब्लू है, ये थीटा कोण इंक्लिनेशन एंगल जो इसका थीटा है, तो ये इसका कंपोनेंट हो गया डब्लू कास थीटा, एक कंपोनेंट होगा डब्लू साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए बिंदु सी ए बी सी हमने प्रयोग किया, बीच में सी है, ये किनारे पे ये बी है और यहाँ पे ए है, तो सी पे रिएक्शन फोर्स ऊपर आर लगेगा और जो आपका घर्षण बल होगा क्योंकि मूव करने की टेंडेंसी इधर नीचे की ओर है, फ्रिक्शन फोर्स आपका ऊपर की ओर लगेगा। अब जब बॉडी लुढ़कने वाला होगा बिंदु ए पर, अगर थीटा कोण बढ़ाते जाएंगे तो बिंदु ए पर बॉडी लुढ़कने वाला होगा, तो उस कंडीशन में जो आपका बिंदु बी पर बॉडी कांटेक्ट छोड़ देगा और जो आपका रिएक्शन फोर्स होगा वो बिंदु सी की बजाय बिंदु ए पे कार्य करने लगेगा। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही ये दो कपल बन रहे हैं, एक एफ और एक डब्लू साइन थीटा, ये बॉडी को लुढ़काने का प्रयास करेगा और एक आपका आर यहाँ पे शिफ्ट हो गया और डब्लू यहाँ पे शिफ्ट हो गया, डब्लू कास थीटा ये बॉडी को क्या करेगा रिस्टोर करने का प्रयास करेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है डब्लू साइन थीटा और एफ आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डब्लू साइन थीटा और एफ आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है और डब्लू कास थीटा और आर क्या हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। तो जो आर और डब्लू कास थीटा जो कपल बनाएंगे ये क्या करेगा बॉडी को रिस्टोर करेगा और डब्लू साइन थीटा और एफ जो कपल बनाएंगे बॉडी को क्या करेगा लुढ़काने का प्रयास करेगा। तो इसको पढ़ लेते हैं पहले। तो माना डब्लू बार का एक पिंड जिसकी चौड़ाई बी है तथा ऊंचाई एच एक नत समतल पर रखा है, तो नत समतल का झुकाव बढ़ाने पर पिंड या तो फिसलता है या तो लुढ़कता है। जब पिंड व नत समतल के बीच घर्षण बल म्यू का मान ज़्यादा होता है तो पिंड बिंदु ए पर लुढ़कने की स्थिति में होता है और इस दौरान अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर बिंदु सी से बिंदु ए पर चित्रानुसार क्या होता है शिफ्ट हो जाता है। अब इक्विलिब्रियम में अगर कंडीशन लगाए यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी बिंदु ए पर जब मोमेंट लेंगे तो आपका एक एफ बराबर म्यू आर, इसका भी मोमेंट जीरो होगा और जो आपका जो रिएक्शन फोर्स आर है ये भी बिंदु ए से पास कर रहा है, चूँकि बिंदु ए पे शिफ्ट हो गया है तो इसका भी क्या होगा आपका जो मोमेंट की वैल्यू होगी जीरो होगी। तो बिंदु ए पर अगर हम बात करें अब मोमेंट अगर हम लगाएं इक्विलिब्रियम कंडीशन में डब्लू साइन थीटा एक फोर्स इसका मोमेंट होगा और एक फोर्स जो आपका होगा डब्लू कास थीटा इसका मोमेंट होगा। क्यों? क्योंकि आर जो है अब बिंदु ए पे शिफ्ट हो गया है। तो डब्लू साइन थीटा आपका किस डायरेक्शन लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और इसकी दूरी जो होगी बिंदु ए से एच बाई टू के बराबर होगा और डब्लू कास थीटा जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है इसकी दूरी क्या होगी बी बाई टू के बराबर होगी। तो इसको अगर हम लगाएं तो एंटी क्लॉकवाइज प्लस और क्लॉकवाइज माइनस तो हो जाएगा
डब्लू साइन थीटा इंटू एच बाई टू माइनस डब्लू कास थीटा इंटू बी बाई टू बराबर जीरो। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो डब्लू साइन थीटा इंटू एच बाई टू बराबर हो जाएगा डब्लू कास थीटा इंटू बी बाई टू। डब्लू से डब्लू कट गया, साइन थीटा अपान कास थीटा बराबर हो गया बी बाई एच, या म्यू बराबर हो गया बी बाई एच। यहाँ पे एक लाइन हमने छोड़ दिया है, तो साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई एच। और म्यू बराबर क्या होता है, टेन थीटा। चूँकि म्यू बराबर होता है टेन थीटा के, इस नाते म्यू बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो गया म्यू, तो म्यू बराबर आ गया बी बाई एच। तो ये लाइन आप लोग जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे छूट गया है। तो यदि म्यू का मान बी बाई एच से कम होगा तो बॉडी क्या होगा, फिसलेगा, और यदि म्यू का मान बी बाई एच से ज़्यादा होगा तो बॉडी क्या होगा, लुढ़केगा। तो ये हो गई लुढ़कने और फिसलने की शर्त। एक बार आप लोग अगर नोट्स बना के अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और चूँकि लॉकडाउन की वजह से जो वीडियो है मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, गांव में जो है, क्योंकि बोर्ड पे वीडियो बनाने में आपका लगभग एक वीडियो बनाने में 10 GB डाटा लग जाता है, और मोबाइल में जो है आपका एक दिन में 1.5 GB ही मिलता है। तो इस वजह से जो है स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप की सहायता से जो वीडियो बनाना पड़ रहा है, और जो कि मजबूरी है। तो आप लोग भी इस मजबूरी को समझिएगा और पढ़ने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पे थ्योरी वाला पोर्शन खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। हम लोग एग्जाम्पल वगैरह जो बुक है उसको स्कैन करके हम न्यूमेरिकल्स बताएंगे। और इसके अलावा लैडर फ्रिक्शन से कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, और न्यूमेरिकल्स भी आता है डिप्लोमा लेवल में। हम लोग लैडर फ्रिक्शन की भी आगे बात करेंगे, और ये चैप्टर आपका इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे कोशिश करें कि आपके ब्रांच के जो भी बच्चे हैं जिनको भी इस चैनल के बारे में जानकारी नहीं है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।